देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं सौरभ शुक्ला और दिल्ली से ही मेरे सहयोगी परिमल कुमार जुड़ रहे हैं और शुरुआत करते हैं मशहूर गायक दिलेर मेहंदी से जुड़े मामले को लेकर के। दिलेर मेहंदी को हम सब जानते हैं, काफ़ी गाने हैं और अब इन्हें 2 साल जेल में रहना होगा। पटियाला की एक अदालत ने उन्हें 2 साल की सज़ा दी है कबूतरबाजी मामले में। ये मामला 2003 का है, मानव तस्करी का मामला है। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली। मशहूर गायक दिलेर मेहंदी को आज पटियाला के सेशंस कोर्ट से सज़ा सुनाई गई है। 2 साल की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना भी। अब क्या है पूरा मामला? साल 2003 में कबूतरबाजी के एक मामले यानी इलीगल या ह्यूमन ट्रैफिकिंग अगर कह लें, गैर कानूनी तौर पर लोगों को दूसरे देश में प्रवेश दिलवाने के आरोप में एक FIR दर्ज की गई थी साल 2003 में, जब एक शिकायतकर्ता जो पटियाला के ही निवासी थे उन्होंने पुलिस को ये शिकायत दी थी कि उनके भाई को दिलेर मेहंदी और उनके साथियों ने कनाडा ले जाने के एवज़ में 12 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन वो कभी उसको कनाडा नहीं पहुंचा सके। जिसके बाद ये शिकायत दर्ज की गई। उसके बाद दिलेर मेहंदी के और उनके साथ 3 और आरोपियों पे FIR दर्ज की गई, जिसमें दिलेर मेहंदी के भाई भी थे। 2003 से ये मामला 2018 तक चला। 2018 में ट्रायल कोर्ट की तरफ से इन्हें सज़ा सुनाई गई, जिसमें 2 साल की सज़ा और साथ में 2000 रुपये का जुर्माना भी था। ट्रायल 15 साल चलने के बाद इसमें जो एक आरोपी दिलेर मेहंदी के भाई थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है, एक दूसरे आरोपी की भी मृत्यु हो जाती है और दिलेर मेहंदी के एक और साथी या जो आरोपी हैं वो बरी हो जाते हैं। 2018 में इनकी जब सज़ा सुनाई जाती है ट्रायल कोर्ट से तो वो उसके ख़िलाफ़ अपील करते हैं, बेल पे बाहर आते हैं और आज उसी अपील को डिसमिस करते हुए सेशंस कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जो फैसला था उसको अपहोल्ड किया है, यानी उसको उस सज़ा जो सुनाई थी उसको बरकरार रखा है। साल 2006 में पंजाब पुलिस ने ही इस मामले में डिस्चार्ज के 2 बार एप्लीकेशंस फाइल किए थे, ये कहते हुए कि दिलेर मेहंदी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन के जवाब में ये कहा था कि दिलेर मेहंदी के ख़िलाफ़ सफिशिएंट एविडेंस है, यानी ज़रूरत के हिसाब से उनके ख़िलाफ़ सबूत हैं और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये तब हुआ जब डिस्चार्ज एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ शिकायतकर्ता भी कोर्ट गए थे इसी के ख़िलाफ़ कि पुलिस कैसे दिलेर मेहंदी को बचा रही है या उनको इस केस से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। अब इस मामले में सज़ा की घोषणा हो गई है। 2 साल की सज़ा हुई है दिलेर मेहंदी को। दिलेर मेहंदी के ऊपर जब ये पहली बार FIR दर्ज हुई तो उसके बाद करीब 35 और शिकायतें भी पुलिस को रिसीव हुई थी, जिसमें कहा गया था कि साल 1998 और 1999 में 2 बार दिलेर मेहंदी अपने कॉन्सर्ट के लिए US गए थे और वहाँ पर कुछ लोगों को इलीगली ड्रॉप कर आए थे या अपने साथ वहाँ इलीगल एंट्री दिलवाया था उन्होंने US में। और इन्हीं सब आरोपों के एवज़ में आज उनके खिलाफ सज़ा सुनाई गई है। पटियाला पुलिस ने उन्हें अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल करवाने के बाद पटियाला जेल में उनको बंद किया गया है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा खासा चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि वो श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। उनसे बात की हमारी सहयोगी श्रीजा MS ने। NDTV से खास बातचीत में प्रेमदासा ने कहा कि 2019 जैसी स्थिति में पहुंचने में श्रीलंका को 4 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। सुनिए उनसे ये खास बातचीत। What is your first step to ensure that you can bring back Sri Lanka to normalcy? Okay? My major concern is to bring back prosperity, livability to the people of my motherland. Okay. That's my major concern. So right now we have already drawn up a roadmap. I have to say it will take a long time for Sri Lanka to recover, and I mean it. Sri Lankan people should know the reality, the truth. A lot of us will have to go through suffering, make tremendous sacrifices, at least even to come to the 2019 levels. Mm-hmm. My prediction is that it would take 4 to 5 years. 4 to 5 years to bring back Sri Lanka to what it was? What it was in 2009, end of 2019. Isn't that a very, very long, in terms of long period, in terms of the hardships that people are already going through? Well, I can't lie to the people. Yes. I'd rather utter the truth and go home. Why do you say rather so? It would than take that long? Rather than utter lies
and attain position. That has always been my motto, and I will stand by my principles. I would like to appeal to all the 22 million people, if we attain power and position and the opportunity of governing this motherland, we would need the support of all 22 million people to embark on a process of recovery. श्रीलंका में प्रदर्शन और अफरा तफरी के बीच आम लोग रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस की किल्लत है। अब घरेलू गैस के लिए लोग कतार में खड़े हैं और आपस में एक दूसरे से उलझ रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी उमाशंकर की ग्राउंड रिपोर्ट। कोलंबो में लोग किस तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं उसका एक नमूना यहाँ दिख रहा है, जहाँ पे लोग गैस सिलेंडर के लिए आपस में उलझ रहे हैं। और ये देखिए, गैस सिलेंडर जिनको मिल जा रहा है वो काफ़ी अपने आप को खुशकिस्मत मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ईंधन की काफ़ी कमी है। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह की दिक्कत है आपको? हम लोग को 7 बजे से तो इधर से रुकता है, अभी तो कैश नहीं मिलता है। अभी तो हमारा मिनिस्टर में तो बहुत प्रॉब्लम सकता है इधर से, इसके लिए बहुत मुश्किल है इधर। तो गैस किस कीमत में मिल रही है? एक सिलेंडर पहले जैसे मिल रही है या महंगी मिल रही है? महंगी मिल रहा है। कितना? एक है ना, एक आदमी को एक मिलता है ना, बहुत नहीं मिलता है। एक आदमी एक है, इधर दो तीन में इधर से पोल में रुकता है हम। अच्छा, और बड़ा परिवार हो तो और ज़्यादा दिक्कत है? हाँ, ज़्यादा दिक्कत है। तो किस तरीके से आपका खाना बन रहा है? आप छोटे से लेके और बड़े तक कई सिलेंडर, ये देखिए इन्होंने छोटा सिलेंडर भी लिया है और बड़ा सिलेंडर भी। आप लोग क्या चाहते हैं अब सरकार से? क्या सरकार सब इस्तीफा देके? कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तेल नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, क्या उससे लगता है आपको हालात सुधर जाएंगे? मिनिस्टर भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, कोई भी हाथ में नहीं है, बहुत मुश्किल है श्रीलंका में। किस तरीके से यहाँ ये सिलेंडर लेकर आए हैं? आप हिंदी बोलते हैं? थोड़ा बहुत? अच्छा, क्या आपको सिलेंडर मिला या ये खाली है अभी? उम्मीद है मिलने की? 900। तो लोग घुमा फिरा कर अपनी वही दिक्कत बता रहे हैं कि इनको 2-3 महीने से समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कब तक ये चलेगा और आगे ये इनको उम्मीद नहीं और इसका अंदाज़ा नहीं। और इस बीच जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है वो बदल रहा है, लेकिन देखना है कि किसके नेतृत्व में श्रीलंका जो है वो वापस पटरी पर आता दिखता है और अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर आती है। कोलंबो से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। ऑल न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के दिल्ली वाले मामला में आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। बेल पर सुनवाई हुई और अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कल दोपहर 2 बजे दिल्ली वाले मामले पे बेल मिलेगी या नहीं, इस पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट सुनवाई फैसला देगा। इसके अलावा आज हाथरस कोर्ट में जुबैर को पेश किया गया, जहां पर उन्हें 27 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लखीमपुर वाले मामले में भी अब अगली तारीख बेल पर 16 जुलाई लगी हुई है, 16 तारीख को सुनवाई होगी। तो कुल मिलाकर के जुबैर के लिए कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बेल पर फैसला है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी, जहां पर सारी FIRs क्लब करके दिल्ली में सुनवाई की मांग जुबैर की तरफ से की गई। यूपी के में मंत्री रहे बसपा सरकार में हाजी याकूब कुरैशी की 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। इसके पीछे उसमें इनका घर भी है, साथ में मीट की वो फैक्ट्री भी है जो सीलबंद होने के बावजूद उसमें अवैध रूप से मीट की पैकेजिंग हो रही थी। और इस मामले में 17 लोगों को नामजद आधार पे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लेकिन अब फिलहाल जो स्थिति है उसमें घर और फैक्ट्री की कुर्की हो गई है और जो याकूब कुरैशी हैं और उनके जो दोनों बेटे हैं वो फिलहाल फरार हैं। देखिए रिपोर्ट। कुर्की की कार्रवाई और खाकी का पूरा बंदोबस्त। मेरठ के सराय बहली मोहल्ले में यूपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की कोठी पर सामान कुर्की की कार्रवाई करीब 10 घंटों तक चली। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की कुर्की प्रशासन ने की। जो फैक्ट्री हम आज कुल करेंगे वो 100 करोड़ से भी ज़्यादा की वैल्यू है। टोटल क्या होगी मकान की फैक्ट्री की? 125 करोड़ से भी ज़्यादा इसकी अनुमान वैल्यू है। और आज हम दोनों जो है उनकी प्रॉपर्टी हम कुल करना है, कुल करेंगे। ये मुकदमा कब दर्ज हुआ था और कब से ये फरार चल रहे हैं? इसी साल का मुकदमा है, मार्च एंड का मुकदमा लिखा गया था ये। और सूचना मिली थी कि इस तरह से जो है अवैध तरीके से ये मीट जो फैक्ट्री चल रही है
सारे जो विभाग हैं उन्हें सूचित किया गया और ये बिल्कुल सही पाया गया। याकूब कुरैशी, उनके परिवार और बाकी 17 लोगों के खिलाफ इस साल मार्च के महीने में दर्ज मामले में कुर्की की कार्रवाई की गई, तब जब अदालत के बुलावे के बाद भी कोई हाजिर नहीं हुआ। ये बताइए कि कितने दिनों से नहीं है कुरैशी? जब से केस हुआ है, जब से 3.5 महीने के करीब हो गए, जब से घर पर नहीं है। क्या क्या मतलब कितने उसमें सामान लेके गए और कितने घंटे तक चली थी ये कार्रवाई? 2-3 कंटेनर भर के गए हैं बड़े वाले। 2-3 कंटेनर में माल गया है। सभी मौजूद थे यहाँ पे। ताला वाला सब खोल कर उन्होंने अपने हाथों से खोला खाला है और अपने आप ही सील वील लगा के सामान वामान लेके चले गए। और कितने घंटे तक ये कार्रवाई चलती रही? कम से कम 10 घंटे। याकूब के बेटे इमरान के नाम पर मेरठ के खरकोदा में मीट की ये फैक्ट्री अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड 2019 से सील है, लेकिन इस साल 31 मार्च देर रात की कार्रवाई में सीलबंद फैक्ट्री में अवैध तरीके से मीट पैक करते हुए लोग पकड़े गए और फिर मामला दर्ज किया गया। कानून के लंबे हाथ की गिरफ्त से बेशक कुरैशी दूर हैं, पर जिंदगी भर की कमाई अब सरकार की है। वो सरकार जिसका याकूब कभी हिस्सा रहे, इलाके में रसूख और रुतबा भी था, लेकिन अब आरोप भरमार है और परिवार फरार है। मेरठ से अपने सहयोगी अश्विनी मेहरा और श्याम परमार के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। कुछ दिनों में संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन संसदीय कार्रवाई से अब कुछ लफ्ज़ों को हटा दिया जाएगा। यानी अब अगर संसद में जो सांसद हैं वो भ्रष्ट कहते हैं, जुमला जीवी कहते हैं, जयचंद कहते हैं, तो ये लफ्ज़ संसदीय कार्रवाई से हटा दिए जाएंगे। यानी अब इन लफ्ज़ों का संसद भवन के अंदर प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। देखिए हमारे सहयोगी राजीव रंजन की ये रिपोर्ट। संसद में हंगामा, शोर शराबा और आरोप प्रत्यारोप, ये एक आम नजारा हो चला है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप में अब बहुत सारे शब्द नहीं होंगे। लोकसभा सचिवालय ने 1500 ऐसे शब्दों की सूची बनाई है जिनमें उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खून से खेती, शर्म, गद्दार, गधा, गिरगिट, घड़ियाली आंसू, जयचंद, दोगला चरित्र, शकुनी, जुमला जीवी, लॉलीपॉप, शर्मनाक, गाली, धोखा, भ्रष्ट, ड्रामा, पाखंड, अक्षम आदि शामिल है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश बता रहा है। आज वो कहते हैं कि इस लफ्ज को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे दिन कहेंगे कि सदन के अंदर आना है तो भगवा ड्रेस पहन के आओ। तीसरे दिन कहेंगे कि सदन में आना है तो निरामिष भोजन करके आओ। सरकार जो है, जितने इस देश में इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर दबाव बना करके विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हम सरकार की इस मंशा को इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने देंगे। कुछ इस प्रकार का आलम है कि हम इन शब्दों के विरोध में इस गैग ऑर्डर को सरकार की तानाशाही भी नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द तानाशाही भी इस अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज की लिस्ट में सरकार ने जोड़ दिया है। ये गैग ऑर्डर देखकर लगता है कि सरकार सच्चाई से डरती है। टीएमसी नेताओं महुआ मोइत्रा और डेरेक ओ ब्रायन ने भी ट्वीट कर कहा कि वो लोकसभा और राज्यसभा में इन शब्दों का इस्तेमाल करते रहेंगे, उन पर भले ही कार्रवाई हो। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है, नए भारत का नया शब्दकोश, असंसदीय विशेषण यानी बहस और चर्चा में इस्तेमाल होने वाले वे शब्द जो सरकार चलाने के प्रधानमंत्री के तरीके को ठीक ठाक व्याख्या करते हैं, अब उनके इस्तेमाल पर रोक लग चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। जिन्होंने इमरजेंसी लगाई देश में, जिन्होंने सबके सब विपक्ष को जेल में डाल दिया था और किसी भी विपक्ष की बात जो उठती थी उसको दबा दिया जाता था, आज वो सिर्फ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करने के लिए अगर कोई अध्याय लाया जाता है उसको लेकर भी इस प्रकार की बात करते हैं, ये अफसोसजनक है। प्रश्न संख्या हालांकि इस विवाद को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को आश्वस्त करने की कोशिश की। संविधान में बोलने की अभिव्यक्ति उसको कौन रोक सकता है? आप कह रहे हैं बैन कर दिया, आप प्रतिबंधित कर दिया, ये बैन प्रतिबंध कभी नहीं हो सकते। ये तो एक नियमित प्रक्रिया है। घड़ियालो आंसू बोले, किसने बोले? घड़ियालो आंसू बोले सत्ता पक्ष के लोगों ने।
तो फिर प्रतिपक्ष वाला क्यों वो आरोप लगा रहा है? क्यों लगा रहा है बताइए, और नाम बताऊं किसने बोला घड़ियाल आंसू? लेकिन असली सवाल यह है कि क्या 1,500 शब्दों पर पाबंदी से संसद के भीतर असंसदीय नजारे नहीं दिखा करेंगे? सच तो यह है कि कोई भी शब्द संसदीय नहीं होता, उसको उसका संदर्भ शालीन या अशालीन बनाता है। इसलिए कुछ शब्दों पर पाबंदी लगाकर संसद की गरिमा बहाल नहीं की जा सकती। सांसदों को अपने व्यवहार को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है। असंसदीय शब्द संसद हो या सड़क कहीं भी स्वीकार्य नहीं हो सकते। नई दिल्ली में संसद भवन से संजय कौशिक के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। बिहार की राजधानी पटना के एसएसपी मंजीत सिंह ढिल्लों विवादों में घिर गए हैं। दरअसल उन्होंने पीएफआई के टेरर फंडिंग का भंडाफोड़ किया, लेकिन पीएफआई की ट्रेनिंग की तुलना आरएसएस की शाखा से कर दी, जिसपे बीजेपी भड़क गई। और इसमें बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एसएसपी बरसते हुए कहा कि आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन की तुलना पीएफआई से नहीं की जा सकती। लेकिन जितिन राम मांझी की पार्टी हम एसएसपी के बचाव में उतर गई और हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि अगर इस्लामिक स्टेट की बात करना अपराध है तो फिर हिंदू राष्ट्र की वकालत कैसे ठीक है? कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से एसपी साहब के मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना जो बच्चों में या किसी को इस राष्ट्र पर मरने मिटने की कला सिखाती है, अनुशासन की कला सिखाती है, उसकी तुलना एक आतंकवादी संगठन जिसका लक्ष्य है 1947 तक भारत का इस्लामिकरण करना, इस्लामिक राष्ट्र बनाना, और उसके प्रति उसकी तुलना आरएसएस से किए हैं। एसपी साहब माफी मांगे, नहीं तो सरकार अविलंब इन पर कार्रवाई करे। देखिए, पटना एसएसपी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं, वो कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है, वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बता दिया। रही बात देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की, तो अगर किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी। और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। अगर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करना गुनाह है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना भी गुनाह है। देखिए, ये पूरा मामला थोड़ा और पेचीदा हो गया है। एक पीएफआई यहाँ पर बिहार के अंदर प्रतिबंधित संगठनों में नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार ने आज तक उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो इसलिए उनकी जो भी कार्रवाई हो रही थी या जो भी प्रशिक्षण चल रहा था, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने स्वीकार किया कि वो सब कुछ पब्लिक डोमेन में था। हालांकि उसी के दौरान जो उनकी प्रशिक्षण की ट्रेनिंग के बारे में वो बता रहे थे, तो उन्होंने आरएसएस के साथ क्या क्या समानता है उसके बारे में जिक्र कर दिया, जिसके कारण ये पूरा मामला थोड़ा राजनीतिक रंग ले लिया है। क्योंकि अब बीजेपी के जो नेता हैं उनका कहना है कि जब तक ढिल्लों जो है माफ़ी नहीं मांगते हैं या सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तब वो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। और साथ ही साथ ढिल्लों के समर्थन में जो बिहार में एनडीए की एक और सहयोगी जीतन राम मांझी की हम पार्टी है, वो आ गई है। उनका कहना है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करें तो वो ठीक है, लेकिन अगर पीएफआई मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है तो वो कैसे गलत हो सकता है। हालांकि ये विवाद और एक नए विवाद को इस पूरे आरोप प्रत्यारोप ने जन्म दिया है। लेकिन साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस मामले में एफआईआर हुआ था, उसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से संबंधित कुछ प्लानिंग की जा रही थी, जिसके बारे में जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं, वो चाहे एडीजी हेडक्वार्टर हों या पटना के एसएसपी, उन लोगों ने इसके बारे में इस खबर का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलवार को जो पटना विधानसभा में उनकी यात्रा हुई थी, उनका आगमन हुआ था, उससे संबंधित कोई हमला करने की साजिश रची गई हो।